में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे डॉक्टर्स डे की, जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। और निस्संदेह कोरोना का जो काल रहा, अगर कोई कहीं पे देख रहा था कि भरोसे के साथ में, तो निश्चित रूप से चिकित्सकों की तरफ, उस पैरा मेडिकल स्टाफ की तरफ जिन्हें हम कोरोना वॉरियर के नाम से जानते हैं। ये तो कोरोना का काल रहा, लेकिन हमेशा चिकित्सक निश्चित रूप से वॉरियर है। अगर आप कभी भी कहीं कोई परेशानी में होती है, खासकर हॉस्पिटल में, जब आपका अपना किसी परिस्थिति से जूझ रहा होता है, तो भगवान के बाद अगर किसी में कोई दिखाई देता है, कोई उम्मीद की किरणें, वो चिकित्सक होता है। तो चले, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे की। और मैं आपको मजमून दिखाऊंगा डॉक्टर्स डे का। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मैं पहले आपको मजमून दिखाता हूं, फिर लौटता हूं हमारे पैनल पर। डॉक्टर्स डे पर बधाइयों का लगा तांता। पीएम से लेकर सीएम तक ने दी बधाई। सम्मान की नजरों से देख रहा पूरा देश, क्योंकि डॉक्टर टीम ने खुद को किया साबित। कोरोना के बीच योद्धा बनकर उभरे डॉक्टर। जब पूरा देश घरों में कैद था, तो 24 घंटे की ड्यूटी अगर कोई दे रहा था, तो वो था डॉक्टर। यहां तक कि पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पेशेंट को देखने के लिए भी ये टीम हमेशा मुस्तैद रही। वहीं आज भी उसी सक्रियता से काम में जुटी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स को पहले से ही भगवान का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन कोरोना के संकट काल में डॉक्टरों ने एक बार फिर खुद को धरती का भगवान साबित किया है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाई है। अपने परिवार और बच्चों से खुद को आइसोलेट कर कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में काम किया। संक्रमण की तुलना में मौत की दर कम होने के पीछे डॉक्टरों के समर्पण का बड़ा योगदान है। काम बहुत ज्यादा जोखिम वाला करना पड़ता है एंटायर मेडिकल कम्युनिटी को, बट आई थिंक मेंटली सारे प्रिपेयर्ड है, बिकॉज डॉक्टर्स जब बनते हैं दे आर ऑल मेंटली वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि ऐसे चीजों के, जोखिम वाली चीजों के, वो इट बिकम्स अ हैबिट कि हम ऐसे सिचुएशन को डील करें। और घर से ज्यादा पेशेंट को टाइम देना डॉक्टर की खासियत रही है। यहां तक कि डॉक्टर पारिवारिक सामाजिक कामों का भी कम ही मजा ले पाते हैं। कई बार ऐसे अच्छे मौके भी आए जब इस टीम ने मोर्चा संभालकर देश को खड़ा करने में बड़ा रोल अदा किया। डॉक्टर अपना अनुभव शेयर करते हुए बताते हैं कि वो अपने परिवार से ज्यादा पेशेंट के साथ वक्त गुजारते हैं। परिवार और समाज के लिए पूरा वक्त नहीं। कहते हैं कि उनका पेशा इतना आसान नहीं होता। इसके पीछे डेडिकेशन, मेहनत और जिंदगी के 40 साल चाहिए होते हैं। एक डॉक्टर के लिए अपनी फैमिली, सोशल लाइफ, इन सबसे महत्वपूर्ण पेशेंट होता है। हालांकि वो मानते हैं कि हर प्रोफेशन में कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर इसके बजाय काम को तवज्जो देते हैं। हर डॉक्टर की यही इच्छा रहती है, यही एफर्ट्स रहते हैं कि वो अपने पेशेंट को अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ट्रीट करें, और जो उसे लगता है वही ठीक है। ऑन दिस डॉक्टर्स डे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to come together and be with us, help us and support us always. आर्थिक युग में कई बार इस पेशे पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी धरती के इस भगवान ने हर कठिन वक्त में परीक्षा दी और अपने आप को साबित करके दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। तो चलिए, आपने मजमून देखा और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर रमन शर्मा जी, जो सबसे पहले अगर बात करें तो ये सौभाग्य जयपुर का रहा कि कोरोना के वायरस से निपटने के लिए जो सॉल्यूशन तलाशा कि कौन सी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसकी वजह से हम कोरोना पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। उस टीम के सदस्य डॉक्टर रमन शर्मा साहब, जन टीवी के दर्शकों का सौभाग्य कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, जेके लोन हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट, और जो बिल्कुल एक ये कह सकते हैं कि जब भी हम जेके लोन में डॉक्टर साहब से मिले तो हमेशा यही देखते रहे कि सबसे पहले लोगों का भरोसा जीतना और भरोसा दिलाना, क्योंकि कोरोना से जीतना है तो भरोसा आपको बनाना बहुत जरूरी होगा। मुझे लगता है कि कोरोना काल में बड़ा एक मूल मंत्र के रूप में काम किया। डॉक्टर विभा चतुर्वेदी जी, महिला रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर शिव गौतम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने मनोचिकित्सक, क्योंकि ये जब कभी भी ऐसी महामारी होती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा रोल होता है मनोचिकित्सक का कि आप किस तरह से
क्योंकि कई बार हम सोचते हैं किसी चीज को बहुत ही पैनिक रूप में लेते हैं और हम उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे साथ में डॉक्टर अभिरामी जुड़ रही हैं, जो जाट की पदाधिकारी भी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रमन शर्मा साहब के पास आना चाहूंगा सबसे पहले। सर, हर बार हम याद करते हैं डॉक्टर्स डे को, आप लोगों से हम मुलाकात भी होती है, बहुत सारी जगह अपने आर्टिकल भी छपते हैं, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि एवरीडे डॉक्टर्स डे होता है। भगवान निश्चित रूप से अदृश्य रूप में हो, लेकिन डॉक्टर के रूप में जरूर दिखता है। मेरा 23 साल का जो जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है और सौभाग्य रहा कि मैं मेडिकल बीट भी मैंने देखी है, मैंने जो नजदीक से देखा है, रेजिडेंट से लेकर के और एचओडी तक देखा है, निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों की पेशेंस को, आप लोगों की उस वर्किंग को, जिसके अंदर सामने पेशेंट के अटेंडेंट आंखों से आंसू बहाते हुए आते हैं और आप लोग मुस्कुराहट के साथ उनको वापस भेजते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं सर जानना चाहूंगा आपसे कि कोरोना की इस काल में इस जंग को जीतने के लिए आपसे मेरा सवाल है कि जो कॉम्बिनेशन आप लोगों ने सेट किया, सर उसे कितना फॉलो किया जा रहा है और उसके कुछ अभी परिणाम आ रहे हैं कि या जब इस स्थिति में अब ज्यादा फैलता जा रहा है तो उन दवाओं के साथ में कुछ एडिशनल आप डोज जोड़ रहे हो? जी, ये थोड़ा सा जो डेवलपमेंट हुआ है इसमें ट्रीटमेंट में ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, तो शुरू में जो दवाइयाँ चल रही थी जैसे क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और जो HIV की दवाइयाँ थी वो तो अभी चली रही हैं, पर बीच में कई बार ऐसे रिपोर्ट्स अप्स एंड डाउन आते हैं कि नहीं ये इफेक्टिव नहीं है, ये इफेक्टिव है। तो अभी तक तो हम वो यूज कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ अब जैसे इस बीमारी को समझने का मौका मिल रहा है तो इसमें एक चीज होती है कि इलनेस, क्रिटिकल इलनेस, तो उसके लिए कुछ नई दवाइयां आई हैं और हम लोग लकी हैं SMS हॉस्पिटल में काम करने में कि हमारे को ये एक इंटरनेशनल ट्रायल भी है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल की जो मेडिसिन हैं, WHO की ट्रायल है, उसका क्या असर है। तो वो अभी एनालिसिस होते जा रहा है। अभी फिलहाल में इंटरिम एनालिसिस हुआ है, मतलब बीच में उसको पॉज किया गया ट्रायल को और देखा गया कि क्या इसके इफेक्ट हैं। तो जो अमेरिका में मेडिसिन यूज हो रही है वो यहाँ भी यूज हो रही है और एक कंडीशन होती है साइटोकाइन स्टॉर्म, मतलब जो पेशेंट की कंडीशन को सीरियस बना देती है, तो उसके लिए भी हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, वो हमने यूज की हैं, वो अवेलेबल हैं। तो इस तरह से जहाँ से हम चालू हुए थे उसके बाद काफी डेवलपमेंट हो गया ट्रीटमेंट में और हम लेटेस्ट ट्रीटमेंट अपना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे स्टैग्नेट हो गया, बट बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका ट्रीटमेंट अब आ गया है। जी बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे कोई घबराने की अब बात नहीं। जब पहला केस हिंदुस्तान में 30 जनवरी को केरल में आया था, उस वक्त सबने ये देखा था कि अब क्या होगा, हिंदुस्तान में बस शुरू हो चुका है। क्योंकि निश्चित रूप से इस महामारी के हमने जो हिस्ट्री देखी अदर कंट्रीज की, चाइना की जो पोजीशन देखी, यूएस में फैलता जा रहा था उस वक्त, और ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया में जो स्थितियां देखी, उससे हमें लग रहा था कि शायद स्थितियां बिगड़ेंगी। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आप ही लोगों की वजह से कहा जा सकता है कि सजगता भी रही, लोगों को आप समझाते भी रहे। विकसित राष्ट्रों से भी भारत की मृत्यु दर ये कह सकते हैं कि काफी कम है। ये मुझे लगता है कि एक हमारे लिए संतोष की बात कह सकता हूं इसको, कि इस पोजीशन में भी हम काफी अच्छी पोजीशन में है कि खासकर डेथ रेशो जो है उसको लेकर के। डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी जो परेशानी है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि बच्चों को और एल्डर्स को विशेष रूप से इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जिस लिंक को आप देखते हैं, आप जिसके स्पेशलिस्ट हैं, एक बड़ा चैलेंज आपके सामने रहा कि कोरोना काल में, क्योंकि बच्चे हैं, बीमार कोई भी कभी भी हो सकता है, तो सब किस तरह से फेस कर पाए? जो कह रहे हो सही है। जब शुरुआत की स्थिति थी उस समय हमें भी ये मैसेज था कि भाई बच्चों में ये बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है और खासतौर से छोटे बच्चों में तो बहुत ज्यादा गंभीर रूप लेने की संभावना काफी है। तो एक तो ये उस समय हम एक्स्ट्रा कॉशियस थे कि हमारे पास जो भी छोटे बच्चे खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया ऐसे कोई भी लक्षण लेके आते थे, उनके लिए हमने एक स्पेशल वार्ड बनाया था, डेडिकेटेड 12 वेंटिलेटर्स उसमें लगाए थे और उनको फर्स्ट लेवल पे सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग दिया था कि कहीं भी 1% की संभावना हो तो उसको वहाँ मैनेज कर ले। तो एक तो ये कि उनको हमने प्रायोरिटी मैनेजमेंट दिया है, जिनको भी
इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लक्षण थे। दूसरी चीज, उसके लिए हमने हमारे नर्सिंग स्टाफ है, हमारे रेजिडेंट्स को 3 बार पूरे 3-3 घंटे के कोशिश करके सेंसिटाइज किया था, कैसे वो आइडेंटिफाई करें कि सस्पेक्ट कोरोना कौन से हैं। उसके बाद उन सस्पेक्ट कोरोना केसेस को जब हम एक सेगमेंट में रखा तो मैनेजमेंट प्लान स्ट्रीमलाइन हो गया। जनरल वार्ड में आमतौर पर आप देखेंगे दिमाग की बीमारी के भी होंगे, पेट की बीमारी के भी होंगे, अलग अलग लक्षणों वाली बीमारियों के मरीज होते हैं। यहाँ क्या हो गया, एक तो ऑर्गेनाइज आइसोलेटेड सेगमेंट बन गया जहाँ संभावित कोरोना पेशेंट रखने लगे। तो एक तो उनका मैनेजमेंट प्रॉपर हो गया और उस मैनेजमेंट में डेडिकेटेड स्टाफ अवेलेबल हो गया, प्लस वो सारे रिसोर्सेज जो किसी भी क्रिटिकल स्थिति को संभालने में काम आते हैं वो सब हम उपलब्ध करा पाए। तो एक तो ये हमने किया अपना लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्लान। दूसरा क्या हुआ, फिर हमने इस पर स्टडी किया कि भाई क्या ये स्थिति जो दुनिया कह रही है वो हमारे यहाँ भी सच है या नहीं है। अभी हमने एक करीब 70 बच्चों का एक स्टडी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होने के लिए भेजा है और उसमें ये सामने जो बात बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई कि बच्चों में कोरोना बहुत ज्यादा गंभीर रूप नहीं लेता, खासतौर से खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया करके आए, पर वो गंभीर रूप कब लेता है, जब वो पेट में इंफेक्शन जाए और वहां के लक्षण ज्यादा हो। तो जिन बच्चों को लिवर में खराबी आई, जिन बच्चों को पैनक्रियाज में खराबी आई, जिन बच्चों को पेट में खराबी आई, वो ज्यादा गंभीर रूप ले पाए। तो एक तो ये कि हम अब और सतर्क हो गए, हम ILI से बढ़कर उन सारे बच्चों को जिनमें GI सिम्टम्स हैं उनसे ज्यादा फोकस हुए हैं और वहाँ हम उनके लक्षण जल्दी पकड़कर उनको उपचार करने में कामयाब हुए हैं। तो इस तरीके से अब ये कोरोना हमें हिट भी किया है और हम इसको बेटर मैनेज भी कर पाए और हमारी सक्सेस रेट 95% है। जी, तो डॉक्टर साहब मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, डॉक्टर विभा के पास जाना चाहूंगा। मैम, विमेंस को लेकर के उनकी कुछ ऐसे डिजीज होते हैं कि एक एज के बाद या फिर कहें कि उन्हें ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन जब कोरोना का काल चला तो आप लोगों ने सबको सलाह यही दी कि आप अपने घर पे रहिए, बहुत ही जरूरी है, तो सर्जरी की गई, बहुत ही आवश्यक है तो हॉस्पिटल बुलाया गया। ऐसी पोजीशन में कुछ महिलाओं पे या उनकी मानसिकता पे कुछ विपरीत असर पड़ा कि मैं क्या करूं, कल मुझे बहुत सारी ऐसी उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको लेकर के ये चैलेंजिंग टाइम रहा कुछ, जो आप लोग ऑनलाइन या फिर उनको किसी भी तरह से अपने जो रेगुलर पेशेंट्स है उनको आप सलाह दे पाए हो? जी, एक तो सबसे बड़ा फियर, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को हम लोग डील करते हैं तो सबसे बड़ा फियर तो उनको यही था कि हॉस्पिटल आना सेफ है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, CK बिरला हॉस्पिटल, तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड के पेशेंट्स आते ही हैं। तो पेशेंट को सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता था कि वहाँ आए या नहीं आए। तो थोड़ा सा उनको फियर हमने दूर किया, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही स्क्रीनिंग के साथ एंट्री है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है। फिर भी मेरा ऑप्शन हमेशा ओपन रहता था कि अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, बिकॉज हमारे जो पेशेंट होते हैं ज्यादातर एजुकेटेड पेशेंट्स होते हैं और वो ऑनलाइन और ये वेब और इन सबसे काफी अकस्टम्ड होते हैं, तो काफी ऑनलाइन कंसल्टेशन हमने अभी तक की थी, मतलब मई के लास्ट तक हमने की है। जून से हम लोगों ने पेशेंट को हॉस्पिटल बुलाना शुरू कर दिया, जब सब चीजें सेटल हो गई और पेशेंट का थोड़ा फियर भी निकल गया। सो ये जो फियर फैक्टर था ये ज्यादा हावी हो रहा था, बजाय कि आप इन्फेक्शन से मतलब हो जाएगा हमको, हमारे बेबी पे क्या असर पड़ेगा। बट हाँ, ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर मदर को कोविड पॉजिटिव है तो सबसे अच्छी बात है कि वो बेबी को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो मेन कंसर्न उनका बेबी का रहता था कि हमारे बच्चे को भी हो जाए, हमें तो कोई बात नहीं टाइप से रहता था, क्योंकि सो मेनी टाइम्स आपको पेशेंट को बुला के एग्जामिन करना जरूरी हो जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वायरस का पार्टिकल साइज बड़ा है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो हम लोग कोरोना वायरस वर्सेस स्वाइन फ्लू वायरस करके पेशेंट को समझाते थे। स्वाइन फ्लू वायरस प्रेगनेंसी में बहुत डेडली होता है, सो 30% मोर्टेलिटी रेट होती है उसके अंदर, एंड देन कोरोना के अंदर मोर्टेलिटी रेट इतनी हाई नहीं है, और दूसरा बच्चे को भी अफेक्ट कम होता है। तो थोड़ा सा इसको लेकर के पेशेंट थोड़े सेटल हुए। साथ में जब भी डिलीवरी होती है, हम लोगों ने तो इमरजेंसी पूरे टाइम देखी है, चाहे लॉकडाउन है चाहे नहीं है, क्योंकि डिलीवरी में बेबी को नहीं पता है कि बाहर क्या चल रहा है। तो उनके साथ जितने भी एल्डरली फीमेल्स जैसे अपने कस्टम में है मदर इन लॉ या मदर आती हैं, सो उनको ये समझाया कि ये एज ग्रुप जो है मोर देन 50 का, उनको हॉस्पिटल लाना अवॉइड करें या आउटसाइड घर जाना से अवॉइड करें, क्योंकि उनको इन्फेक्शन के चांसेस इन कंपैरिजन टू यंग पॉपुलेशन इज हाई। जी
इस तरह से थोड़ी काउंसलिंग हम लोगों को ज्यादा करनी पड़ी, ये है, बट पेशेंट समझदार भी होते हैं, समझते हैं इस चीज को। प्लस मीडिया चैलेंजिंग टाइम रहा ये, पर मीडिया का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है इस चीज को लेके, क्योंकि पेशेंट बहुत अच्छे से एजुकेट हो गए, जो हम समझा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड मीडिया। बिल्कुल। हॉस्पिटल्स में हम अक्सर देखते हैं एक बड़ा रोल होता है रेजिडेंट्स का। डॉक्टर अभिरामी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और निश्चित रूप से एसएमएस हॉस्पिटल जहां कोरोना के पेशेंट भी आ रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ जो भी प्रॉब्लम रही होगी या प्रोटोकॉल का इश्यू रहा, वहां से शिफ्ट किए जा रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल भी, जहां में रमन शर्मा जी मेडिसिन के एचओडी भी हैं, उस टीम के सदस्य भी रहे जो सबसे पहली मेडिसिन का रेशो तैयार किया कि इस तरह से। अभिरामी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, ये टाइम कितना चैलेंजिंग रहा? ड्यूटी आवर्स तो आप लोगों के मैं अक्सर देखता हूं कि रेस्टलेस रहते हैं आप लोग, उसी में आपको खाना खाना है, उसी दौरान आपको नींद भी निकालनी और पढ़ना है पूरे टाइम और पेशेंट को भी देखना है। लेकिन कोरोना जैसी जगह पे आपको एक तो पेशेंट, अटेंडेंट और जो बाहर लोग हैं उन्हें भरोसा भी दिलाना कि कहीं पे भी किसी भी अस्पताल में हम जा रहे हैं तो हमें देखा जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल भगवान के रूप में पहले से स्लोगन चला आ रहा हो, निश्चित रूप से डॉक्टर ईश्वर से कम नहीं होता है और हम साक्षात रूप से उसी तरह से देख पाते हैं। तो कितना चैलेंजिंग रहा है ये टाइम आप लोगों के लिए? थैंक यू फॉर ऑल द वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। एक्चुअली मैं अभी थर्ड ईयर जूनियर रेसिडेंट हूँ एमडी एनेस्थीसियोलॉजी में। सो एनेस्थीसिया होती है बेहोशी वाले फील्ड, बट ऑल्सो इट इज आईसीयू, क्रिटिकल केयर इंटरवेंशनिस्ट। सो मुझे तो व्हेन आई एसएमएस was going कोरोना से आवाज आ रही है? आई थिंक आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्ब। जी ओके, आप रेगुलर करिए। हाँ, तो तब कोरोना एसएमएस वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कोरोना हॉस्पिटल। आई वाज वेरी एक्साइटेड, लाइक वी वर ऑल एक्साइटेड। हम बहुत खुश हो गए थे, हम बहुत वेर एक्सपेक्टिंग, ओके कब करेंगे ड्यूटी, कब करेंगे, क्योंकि ये पैंडेमिक रोज नहीं होता है और हमें ये चांस मिला था कि ओके वी हैव टू प्रूव टू द पीपल ऑफ द कंट्री, वी हैव टू प्रूव टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। एंड मुझे तो स्ट्रेसफुल के बारे में बोलते तो ड्यूटी आवर्स तो हम करते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी तो रोज करते हैं, और इतना it's a normal in the day-to-day life of a doctor, I feel. But it was very overwhelming. मतलब इतने सारे patients, इतना बड़ा case load and overwhelming था, emotionally बहुत stressful था, क्योंकि basically I am from Chennai, तो मैं घर नहीं जा पाई। But then that was all बस secondary। मुझे तो first ये था कि okay हमारे पेशेंट, हम अपना लोग हैं, उनको ट्रीट करना ही। कोरोना क्या है, व्हाई सडनली, व्हाट इज दिस न्यू वायरस, सो वी हैव टू लर्न अबाउट इट एंड वी हैव टू सी कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे पेशेंट को केयर दे सकते हैं। एंड एज अ डॉक्टर एक्चुअली आई थिंक इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो yeah, I feel very appreciated and I should thank every single citizen of the country also, क्योंकि उन लोगों को भी समझ आ गया कि ओके हमें भी थोड़ा सोशली रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें भी, वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शन। सो आई फेल्ट वी रेसिडेंट स्पेशली ऑफ एसएमएस, हमें तो बहुत मजा आया, हमें तो बहुत, वी वांटेड टू लर्न, वी वर वेरी क्यूरियस, वी वर लाइक या लेट्स डू दिस। तो आई कैन स्पीक ऑन। और कोरोना हॉस्पिटल मतलब डिक्लेयर करने के बाद आवर हॉस्पिटल वाज कंप्लीटली कन्वर्टेड, तो बाकी फील्ड का डॉक्टर्स लाइक रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, सारे डॉक्टर्स आ गए ड्यूटी पे, कोरोना स्पेशलिटी डॉक्टर्स। सो ये 2-3 महीने बहुत अच्छा चला एंड आई कैन वाउच फॉर एवरी रेसिडेंट कि apart from all the emotional burden, whatever, we really had a good time and we hope we can help the country more in any way we can. अब तो कोरोना और वार्ड या पेशेंट सब रूटीन वाली बात हो गई कि चले कोरोना है कोई बात नहीं है। मैं ये बात इस वजह शेयर करा रहा हूँ सभी लोगों के लिए। डॉक्टर्स डे का एक हमारा जो मोटिव है, हमारे मैनेजमेंट ने तय किया था कि कोशिश की जाए कि हम दर्शकों तक वह बात पहुंचा सकते हैं कि कोरोना महामारी है, लेकिन इतना आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी जान चली जाएगी, सिर्फ आपको सावधान रहना है। हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो ये है कि बिल्कुल बहुत नजदीक से कोरोना पेशेंट्स को देखा है और अलग अलग सेक्टर से जुड़े। अभी हमारे साथ एक शख्सियत और एक कहूं कि हमारे पैनल के सबसे सीनियर डॉक्टर शिव गौतम साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा है, 2 बातें मैं जानना चाहूंगा। एक तो इस पूरे महामारी का जो ये काल रहा 30 जनवरी से अब तक की बात करें,
एक मनोचिकित्सक की दृष्टि से एक आम आदमी पर कितना असर पड़ा है? और दूसरा मेरा सवाल है, चिकित्सा जगत की कोरोना के बाद में क्या बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियां होंगी या जैसे था वही सब कॉमन होगा? दो सवाल है सर मेरे आपसे। मैं मेरे ख्याल से मैं स्क्रीन पे नहीं हूं। कैन यू हियर मी? यस आई कैन। जी आवाज आ रही है सर? हाँ, मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ, वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ, बट एनीवे क्लियर है, हमें दिख रहे हैं सर आप। चलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर मीटिंग मी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले तो कोरोना जब शुरू हुआ तो अमाउंट ऑफ फियर विच पीपल हैड, जो डर लोगों के मन में हुआ कि क्या होने वाला है, वो एक अनसर्टेनिटी की स्थिति में लोग आ गए थे जनवरी में। मार्च में जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से लोगों का मूवमेंट कमजोर हो गया। अब इसमें कोरोना इटसेल्फ की वजह से फियर, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, लोग अपने घरों में लॉकडाउन हो गए। शुरू में उनको मालूम नहीं था कि वो क्या करें। जिन लोगों को पहले से एंजाइटी लेवल ज्यादा था उनका एंजाइटी लेवल बढ़ गया, और जिन लोगों को पहले से कुछ दवाएं चल रही थी वो लॉकडाउन की वजह से उनकी मेंटेनेंस डोजेज अवेलेबल नहीं हुई। एज ए रिजल्ट लोग काफी डिस्टर्ब हो गए। लेकिन फिर बाद में हमने अन्य वेबिनार्स के माध्यम से, लोगों को टेलीफोनिक काउंसलिंग के माध्यम से, एक सबसे अच्छी चीज जो इस काल में डेवलप हुई है वो टेलीमेडिसिन बहुत अच्छी डेवलप हुई है। और टेली साइकेट्री में स्पेशली कहूंगा कि काउंसलिंग वाया टेलीफोन, बाय व्हाट्सएप कॉल्स, बाय अदर मेथड्स जो डेवलप हुई है, आई थिंक इट इज ए बोन एंड ए गिफ्ट ऑफ द कोरोना पीरियड। तो इन कॉल्स के माध्यम से हम लोगों की काउंसलिंग करी, उनको समझाया। बहुत से लोगों के प्रेस्क्रिप्शन हमारे पास व्हाट्सएप पे आए, उनको हमने एडवाइस किया कि भाई इस पीरियड में अगर आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने लोकल प्लेस से क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, वो करें। एक जो सबसे बड़ी चीज लोगों की देखने में आई, दैट वाज एंगर। एंगर इतना ज्यादा बढ़ गया लोगों में कि एंगर मैनेजमेंट के लिए स्पेशली हमें लोगों को सिखाना पड़ा कि आप अपने क्रोध को नियंत्रण किस तरह से करें। तो ये सारी चीजें कोरोना कॉल की एक, मैं कहूंगा कि त्रासदी भी रही। और इस बीच में, इस पीरियड में बहुत सारे इनोवेशंस लोगों ने किए अपनी लाइफस्टाइल। इनोवेशंस लाइफस्टाइल में भी लोगों ने किए। अकेले में किस तरह से जिया जाए, अपने परिवार के साथ ज्यादा इफेक्टिवली कैसे जिया जाए, ये अपने आप में मैं कहूंगा कि कोरोना काल की उपलब्धि है। लोगों को हम बताते रहे कि किस तरह से आपको अपने बच्चों के साथ मैनेज करना है, किस तरह से इंडोर गेम्स खेलने हैं, क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, कितना टाइम आपको योगा के लिए देना है, प्राणायाम के लिए देना है। और बहुत से लोगों ने, मैंने भी अपने टेरेस गार्डन के व्यूज जो है लोगों से शेयर किए, और बहुत से लोगों ने अपने टेरेस पर घूमने का प्रक्रिया जो शुरू की, तो एक घंटे सुबह शाम टेरेस वॉक शुरू हो गए। यू नो, दीज आर ऑल चेंजेस विच हैव अकर्ड ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। अब कुल मिला के बात यह है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है। एक तो है कोरोना का लॉकडाउन पीरियड और एक है पोस्ट लॉकडाउन पीरियड। ये पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल अब अपनी खुली हो गई है। अब मैं सिविल लाइंस में रहता हूं, पहले इक्का दुक्का लोग सुबह 6 बजे वॉक करते हुए नजर आते थे। उसके बाद जब से ये लॉकडाउन खुला है, मॉर्निंग में लोग मास्क के, बिना मास्क के और वॉक करते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों को हम समझाते भी हैं कि भाई ये लॉकडाउन खुल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क का उपयोग बंद कर दें, लेकिन ये हो रहा है। तो पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में दो चीजों का अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है। एक तो सोशल मूवमेंट्स और हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रहें, और दूसरा मैंने खास तौर से हाउ टू रन द हॉस्पिटल्स इन द पोस्ट लॉकडाउन पीरियड, इस पर भी कुछ वेबिनार्स किए हैं। और अपने स्पेशली जो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, हमने लॉकडाउन पीरियड में एक दिन भी हॉस्पिटल बंद नहीं किया। ये बात अलग थी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव कम डाउन टू ऑलमोस्ट 25% इन द लॉकडाउन पीरियड, एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हम पहले देखते थे उसकी तुलना में 50% अभी पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में आ रहे हैं। जी, और डॉक्टर साहब आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक हिस्ट्री पढ़ रहा था अभी
जब प्लेग भारत में आया था और करीब 10 से 15 साल तक रहा था, वो शायद 18 साल के आसपास रहा प्लेग। उस समय चैलेंजेस बदले, दुनिया ने माना कि अब नई चुनौतियां चिकित्सा जगत में होगी, लेकिन जैसे आपने सबसे पहले ही एक उसमें क्लू दिया आपने उत्तर का कि नए इनोवेशंस भी हैं। आज टेलीमेडिसिन के, जैसे विभा जी ने कहा कि हम काउंसलिंग टेलीफोन के जरिए भी लोगों की, व्हाट्सएप के जरिए भी किया, वेबिनार भी आप लोगों के जो सेमिनार्स होती थी वो उसमें तब्दील, ये नया एक पैटर्न बदला। तो चैलेंजेस की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि अब नई चुनौतियां किस तरह की हो, क्योंकि कोरोना अभी फिलहाल एंडलेस दिख रहा है कि कब खत्म होगा कोई पता नहीं है, लेकिन चैलेंजेस क्या होंगे? देखिए ऐसा है कि पहली चीज जो है वो तो यह है कि वी हैव टू लिव विद द डिजीज। जब स्वाइन फ्लू आया था उस समय भी लोगों के मन में बहुत डर था, लेकिन कोरोना का डर इसलिए है कि कोरोना जिस गति से और जिस स्पीड से दुनिया में फैल रहा है और जिस तरह से मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के फिगर्स आ रहे हैं, यानी कितने लोग बीमार हैं और कितने लोग बीमारी की वजह से दुनिया से विदा हो रहे हैं, उसके जो फिगर्स आ रहे हैं वो बड़े डरावने हैं। इसलिए लोगों को चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बीमारी रहने वाली है। लोग कहते हैं, कुछ एस्टिमेट्स ऐसे हैं कि नवंबर दिसंबर तक ये पीक पर ज़्यादा आएगा, कुछ एस्टिमेट्स ऐसे हैं कि हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा भी चल जाए। तो ऐसी स्थिति में इस बीमारी के साथ हम कैसे जिएं और किस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। अब उदाहरण के तौर पे अभी मैरिजेज हो रही हैं और 50 लोगों की परमिशन है, इसके बावजूद भी बहुत सी मैरिजेज में मैंने व्हाट्सएप पे भी ये देखा है और सोशल मैसेजेस में भी ये देखा है, मीडिया पर भी देखा है कि लोग 25-30 की संख्या में शादियों में जाने लग गए हैं। तो ये सोशल चेंज जो आ रहा है वो भी कोरोना के साथ जीने का एक स्टाइल है जो कि आने वाला है। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब वापस लौट रहा हूं आप लोगों के पास में, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष डॉक्टर्स डे पे हमारे साथ नामचीन शख्सियत जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, शिव गौतम साहब जो कह रहे थे, एक बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वेबिनार या टेलीमेडिसिन या फिर कहें कि किसी भी माध्यम से मैं आपको टेलीफोन के जरिए, क्योंकि एक मानसिक रूप से सेटअप भी ऐसा ही बना कि अगर किसी डॉक्टर को कोई फोन कर रहा है, सर मेरे साथ ये परेशानी है, मुझे सर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने निस्संदेह 1 मिनट में ही बताया कि उनको मालूम है कि कोरोना और लॉकडाउन, अब इसके पास में मेरा पेशेंट है, अब मुझे भरोसा किया है तो मुझे उसी तरह से इसे ट्रीट करना है। एक नया दौर चला सर ये। लेकिन मैं यहाँ एक बात जानना चाहूंगा कि छोटे बच्चे हैं वो भी मास्क लगा के हैं,
पेरेंट्स भी मास्क लगा के चल रहे हैं। मास्क के कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, खासकर बच्चों को लेकर के, या फिर वास्तव में लगाना है, आप घर में भी हैं तो आपको मास्क लगा के रखना है? क्योंकि अवेयरनेस के लिए भी मैं जानना चाहूंगा इसे। मास्क लगाने की जो बात कर रहे हैं आप, जब मास्क घर में है तो नहीं लगाइए। कारण क्या है कि घर में आपके पास जो भी रह रहे हैं वो आपके घर वाले ही हैं, और घर वालों में आपको पता है कि किसी के पास किसी में संक्रमण नहीं है, इसलिए मास्क की घर में जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप मास्क लगाते हैं तो जो हमारी ऑक्सीजन डिलीवरी लंग्स को कम होनी है, तो आप क्रॉनिक हाइपोक्सिक स्टेट में जाएंगे। तो घर में है तो मास्क नहीं लगाइए, पर घर में भी मान लीजिए कोई अनजान अपरिचित व्यक्ति आपसे मिलने आता है या आपके सिक्योरिटी गार्ड के पास आप बात कर रहे हैं, तो उनसे एक सोशल डिस्टेंस बना के रखें और उस समय मास्क लगा के रखना जरूरी है। तो जहाँ इन हाउस रह रहे हैं फैमिली के साथ, आप मास्क नहीं लगाइए, पर इन हाउस नहीं है और आप अनजान लोगों के साथ हैं, आउटसाइडर्स के साथ हैं, तो मास्क डेफिनेटली लगाइए। तो एक तो ये कि मास्क बच्चों के लिए उतना ही जरूरी है जितना बड़ों के लिए। कारण ये कि वायरस ये नहीं देखेगा कि ये बच्चा है या बड़ा है, वायरस अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद आपकी कितनी इम्यूनिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है आपकी बॉडी, और कैसे आपको आप डिजीज आपकी बनती है या ये सिम्टोमेटिक रहते हैं या वायरल इन्फेक्शन नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको प्रोटेक्शन अच्छी तरह से लेना है। घर में भी अगर आपके घर में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो आपको बच्चों को दूर रखना है, उसके आसपास वाले इलाके को बार बार साफ करें, बच्चों को हाथ सैनिटाइज करना जरूर समझाएं, क्योंकि बच्चे सैनिटाइजेशन सबसे कम करते हैं, इसीलिए इनके पेट की बीमारियां ज्यादा मिली है, पेट के लक्षण ज्यादा मिले, क्योंकि हाथ बार बार मुंह की तरफ जाते हैं। तो ये दूसरी चीज वो, हाँ जी सर, एक और है सर मेरा सवाल, जैसे वैक्सीनेशन है रेगुलर जो करवाते हैं, टाइम पीरियड है उसका तय, कितने समय में आपको बच्चों को टीका लगवाना है, ये इस पे कुछ असर पड़ रहा है सर? और कितने सेफ हैं सर कोई छोटे बच्चे को लेकर के अगर हॉस्पिटल जाना चाहे कि हाँ बिल्कुल इसका वैक्सीनेशन करवाना है, क्योंकि वो भी जरूरी है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उसके लिए, तो कितना रिस्क है सर? दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो कि हमारा जो वैक्सीनेशन रेट है वो काफी कम हो गया, मतलब वी हैव कम डाउन टू 20% ऑफ व्हाट वी वर डूइंग इन द पास्ट। जैसे डॉक्टर शिव गौतम साहब कह रहे थे, नंबर ऑफ पेशेंट्स काफी कम हो गए कि कोई अस्पताल कभी बंद ही नहीं हुआ इनका, और वही स्थिति आज हमारे यहाँ पे भी है। हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए लाने वाले पेरेंट्स में एक भय बैठा हुआ है, वो नहीं लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अस्पताल जाऊंगा तो उसमें कोरोना होने की संभावना है, और ये काफी हद तक इतना फैला हुआ है कि आज हम अगर किसी को ये कहते हैं कि आप अस्पताल में आके मिल लो, मेरे चेम्बर में आके मिल लो, वो सवाल ही नहीं उठता कि वो आ जाएगा, क्योंकि उनको सबको डर लगता है अस्पताल मतलब मुझे कोरोना लगने की संभावना है। जबकि आज में हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो ऐसे रखा हुआ है कि वहाँ आप जब अस्पताल में अंदर जाते हैं तो कहीं भी ऐसे वार्ड से नहीं निकलना पड़ेगा, कोई भी ऐसे रास्ते से नहीं निकलना पड़ता है जहाँ कोई कोरोना वायरस होने की संभावना है। तो इसलिए वो बिल्कुल सेफ है। वैक्सीनेशन जरूरी है कि ये जितने भी हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं वो अब बढ़ जाएंगे जैसे जैसे हमारा वैक्सीनेशन रेट कम हुआ है। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट तो बार बार ये बात सपोर्ट कर रही है कि कोरोना अपनी जगह है, पर हमें अपने वैक्सीनेशन को मेंटेन करना है, बिकॉज अब वैक्सीन नहीं लगने की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं उनकी बढ़ोतरी देख रहे हैं। शुगर खांसी के मरीज वापस आना शुरू हुए हैं, तो इस तरीके के जो टीका लगने के बाद नहीं मिलते हैं वो आना शुरू हुए हैं। और इसमें भी आप टीकाकरण कराना है, आप ऐसे में जाए जहाँ सिस्टम प्रेशनल और समझदार हो, ताकि आपके बच्चे को। डॉक्टर साहब एक बड़ी बात और सर, एक में लॉकडाउन के दौरान आपको मालूम है सर, आउटिंग सबकी ही एक तरह से स्टॉप हुई, खासकर बच्चों की जो खेलने कूदने के लिए समर वेकेशंस में कोई ना कोई अपनी एक गेम ज्वाइन कराता है बच्चों को, हम सभी देखते हैं। वो मुझे लगता है कि नहीं रह पाया एक तो, और बच्चे घरों में रहे, कोई अपने रिलेटिव्स के भी नहीं जा पाया, बस उनके अपने ज्यादा टेरिस पे जा सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं। फिर इरेगुलर लाइफ रही, खाना पीना आपको सब मालूम है सर। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स कमिंग डेज में दिख सकते हैं या भी दिखने शुरू हो चुके हैं? ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी हमने वो एक स्टडी की थी और उसमें साफ आया था कि जो स्क्रीन व्यूइंग टाइम है बच्चों का, एवरेज स्क्रीन व्यूइंग टाइम जो 2 से 2.5 घंटा था वो बढ़ के 7-8 घंटा हो गया, यानी कि 3 गुना हो गया है। दूसरा एक बड़ी समस्या जो अब निकल के आ रही है वो है नीमोफोबिया, यानी कि एक नो मोबाइल फोबिया, मतलब मोबाइल के साथ बच्चों का जुड़ाव इतना बढ़ गया है कि वो आधे घंटे से ज्यादा अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, और ये बहुत तेजी से बढ़
और इसके अलावा भी और भी बहुत जेनेटिक डिस्फंक्शन है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से है। मतलब हमें जो लॉकडाउन के कुछ एडवांटेजेस कोरोना में मिले हैं, उसके साथ साथ बहुत सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज लॉकडाउन की वजह से हुआ है, जो बच्चों की हेल्थ को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब सारी सेगमेंट्स को अफेक्ट किया है। तो इसलिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है। हम प्रिपेयर्ड पहले कोरोना के लिए नहीं थे। कोरोना के लिए जब हमने पूरी तैयारी कर ली तो हम अब प्रिपेयर्ड नहीं है ये सारी स्थिति के लिए। इसकी तरफ अब ध्यान देने की बहुत जरूरत है और अनलॉकडाउन जब हो रहा है तो हमको अब ये फोकस इस पे और बढ़ाना है और उस मैसेज को कंसिस्टेंटली चलाते रहना है कि संक्रमण से बचने के लिए जो भी हिदायतें दी गई हैं उनको आप फॉलो करें। तो वो हमारी हिदायतें चलती रहें, साथ ही नई इश्यूज को अब जल्दी से कंट्रोल करें। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ अनियमित हुई है। आपका लेट आवर्स में सोना, अगर आप जॉब भी करते हैं, हम भी देखते हैं घर में बच्चों की उम्मीद होती है कि दिन भर से आप थे नहीं, चले हमारे साथ खेले, हम आउटिंग भी नहीं करने गए। तो ये कुछ चीजें बदली है। बात केवल बच्चों की नहीं, मैं रमन शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, अशोक गुप्ता साहब से जो मेरा सवाल था वो एक आपसे भी है सर, क्योंकि सभी के लिए, आई थिंक आप डॉक्टर हैं लेकिन आप खुद भी घर में जब बच्चों के साथ में या फिर देखते हैं कि चलिए अब दिन भर यही तो 2 मिनट तो इनको भी देना ही पड़ेगा, ये थोड़ी अनियमितता आई है, कुछ खान पान की भी आई है। फिर हम डिपेंड हो गए, खासकर जिन गैजेट से दूर रहना चाहते थे, खासकर मोबाइल फोन है या फिर लैपटॉप है, लेकिन बच्चों को, और जब लोग वर्क फ्रॉम होम है, तो ये सर कुछ नई चीजें आई हैं सामने। ये मुझे लगता है कि कुछ हमारी लाइफ के चैलेंजेस भी हैं। सर, इनमें किस तरह की सावधानी और क्या इसके परिणाम आ सकते हैं सामने? इसमें देखिए दोनों बातें हैं। एक तो जो लॉकडाउन हुआ उसमें एक तो फैमिली की टुगेदरनेस बढ़ी, सब इतना करीब रह नहीं पाते अगर ये बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन न हुआ होता। तो एक तो फैमिली बड़ी क्लोजली निट हो गई। सबसे पहले आपको अपने बच्चों के साथ टाइम मिल गया और अपने स्पाउस के साथ टाइम मिल गया, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था टुवर्ड्स ये लॉकडाउन के दौरान जो हुआ है। उसके बाद जैसा आपने बताया लैक ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर शिव गौतम सर ने बताया कि टेरेस वॉकिंग, ज़्यादातर लोग जहाँ पे है टेरेस, तो हमारे जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमारे घर के पास गलियाँ भी हैं, तो हम लोग तो अपना मास्क वगैरह लगा के प्रॉपर जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस थे उनके हिसाब से पूरा वॉक करते थे और रेगुलर एक्सरसाइज करते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने की बात अगर करें अपन, तो गुड स्लीप, एक्सरसाइज एंड गुड हेल्दी डाइट, ये 3 चीज़ें में काफ़ी फोकस किया ड्यूरिंग लॉकडाउन। जहां तक ये गैजेट्स का सवाल है, देखिए गैजेट्स तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। आप कितनी देर मोबाइल के, आप एडल्ट्स की बात कर लें या कहीं मीटिंग चल रही हो वहां बात कर लें, डॉक्टर्स की बात कर लें या बच्चों की बात कर लें, वो तो सबों के लिए एक पार्ट लाइफ उसके बिना रह नहीं सकती। आप एडिक्टेड हो ही गए हैं सभी लोग एक तरह से। तो कई एडवांटेजेस भी हैं कि आप इतना टच में रहते हैं वर्ल्ड के न्यूज में, अगर प्रॉपरली आप स्क्रीन करके देखें। दूसरा डिसएडवांटेज सोशल मीडिया का, जो जैसे व्हाट्सएप पे खबरें आती हैं, आज इतना नर्सिंग स्टाफ वो हो गया, आज इतने डॉक्टर हो गए, ये डॉक्टर की इतनी डेथ हो गई, तो ये अननेसेसरी पैनिक भी क्रिएट करता है। और ज्यादातर जो खबरें, र्यूमर्स जो एक दूसरे व्हाट्सएप पे आगे से आगे चलती रहती हैं, वो मेंटलिटी पे आदमी के बहुत अफेक्ट करती हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑफ कोर्स, और खाने, बच्चों में की बात अगर करी जाए तो वैसे ही एक ओबेसिटी एक एपिडेमिक बनता जा रहा है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो उसमें ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। एक्सरसाइज नहीं करने के काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और दूसरा, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी कुछ हद तक तो ठीक ही होगा, पर आप इतना इंटरैक्टिव काम कर सकते हैं या नहीं ये कहना मुश्किल है। और एक ही जगह लगातार बैठे रहने से कुछ नुकसान भी होते हैं। जी सर, एक सवाल और है मेरा
क्योंकि मास्क हम हर कोई नहीं लगाते थे। आप लोग भी जब ओटी में हो तो मास्क लगा करके जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि बिल्कुल मुझे अभी इस वक्त आईसीयू में जाना है, वहां पे अगर कोई पेशेंट है, वह वायरस का खतरा ज्यादा होता है, वहां मास्क लगाया जाता था। अभी लेकिन हमारी लाइफ में आ गया सैनिटाइजर आपकी पॉकेट में, अगर आप निकल भी रहे हैं तो जो ड्रेस आप पहन के जाएंगे उसी के साथ सैनिटाइजर, आपका मास्क सब लगा करके रेडी रखते हैं। बच्चे भी रखने लग गए, टिफिन के साथ ही रख देंगे वहां पे। तो सर मास्क वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं तो मास्क का भी सर कोई प्रोटोकॉल है कि हाँ कब आपको फॉलो करना है, कब नहीं करना? देखिए, मास्क तो आप घर से बाहर निकले तो फॉलो करना ही है। अब कौन सा मास्क आपको पहना है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं या आईसीयू जाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप का मास्क है। N95 मास्क जो कि जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। हमने देखा गया है कि लोग ड्राइव करते हुए भी या शॉपिंग करते हुए भी N95 पहन रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है। एक सिंपल क्लॉथ मास्क जो होता है वो, या ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क जो कि कुछ पैसों में आ जाता है, वो यूज करें आप। और उसमें बिना मास्क के तो पूरे वर्ल्ड ओवर अभी शायद कोई रिकमेंडेशन नहीं आया है कि ना जाएं आप बिना मास्क के। तो मास्क पहनना बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक नई चीज जो देखने को मिली है कि कई बार नहाना, हम लोगों को तो कई बार कपड़े बदलने पड़ रहे हैं, दिन में 3-3 बार, कई बार नहाना पड़ रहा है, और लगातार हाथ धोना, ये तो बड़ी अच्छी आदत हो गई कि हाथ धोते रहते हैं हम लोग। बस इसके बारे में तो यही कहना चाहूंगा मैं। तो सर ये कह सकते हैं कि ये कोरोना रहा, लेकिन नया इनोवेशन है, में हाइजेनिक रहना भी सिखा दिया कोरोना ने कि आपको रहना ही है ये तो। और मुझे लगता है कि ये प्रोटोकॉल हमेशा मुझे फॉलो करना लगता है कि अब सभी को फॉलो ही करना होगा। क्योंकि मैं देखता हूं जिनके पास में साबुन नहीं, पानी भी लगा हुआ है, 2 बुजुर्ग जा रहे हैं, आपके सीस की भी बात बता रहा हूं। एक अशोकनगर थाने के बाहर ही आपने देखा होगा वाटर कूलर जैसा कुछ लगा हुआ, तो मिट्टी हाथ में उनके में क्या हुआ कि साहब साबुन नहीं मिला। तो हमें लगता है कि बुजुर्गों को देखते हैं मिट्टी से शायद हो सकता है हाथ साफ हो ही जाते हैं। खैर, लेकिन एक धारणा बनी कि हम उस गली में से आ रहे थे तो हमने देखा कि हाथ तो धो ही लेने चाहिए, तो लोग ये भी कर रहे हैं। तो एक हाइजीनिक बनने की जो हमारी एक हमेशा से चिंता रही, शायद हो सकता है कि उस ओर हम जा रहे हैं। डॉक्टर विभा, आपके पास एक बार आना चाहूंगा मैं। शिव गौतम साहब ने एक बात कही, मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंस और कहते हैं ना कि चिक 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 इस तरह के केसेस बहुत सारे आने लगे। इसका कुछ असर होता है कि खासकर महिलाओं में कि अलग कि हम बीमारी का शिकार चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, या फिर कुछ इस तरह का साइड इफेक्ट्स नजर आए लॉकडाउन के दौरान? देखिए, ये तो है, बट हाँ, हम लोगों से बहुत ज्यादा कोई डोमेस्टिक वायलेंस डिस्कस करता नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा उनके बिहेवियर से इरिटेबिलिटी तो हमें शो होती है कि कॉन्स्टेंटली दे आर स्टेइंग विद हस्बैंड और इन लॉज और एवरीथिंग। तो उनका एक जो मोमेंट होता है बाहर, घर से बाहर जाना, तो वो थोड़ा सा अपना वेंट आउट कर लेती हैं, जो भी स्ट्रेस होता है या जो भी। बट हाँ, अपने पूरी फैमिली में एक साथ रहते हुए पूरे 24 घंटे हस्बैंड है, इन लॉज है, जहां पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस एज ए डॉटर इन लॉ होते हैं फैमिली में, वो उन लोगों को इरिटेट करते हैं। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा आउट गोइंग है, बाहर खाना खाने की आदत होती है, उनको वीकेंड्स पे बाहर जाना है या घूमने जाना है, या प्रेग्नेंट है तो अलग तरह से उनकी पैम्परिंग होती है, वो थोड़ा सा रुक गया था। हाँ, दूसरी बात थोड़ा सा अच्छा ये हुआ कि YouTube देख के लोगों ने खाना खूब अच्छा सा और हेल्दी खाना बनाना घर में शुरू किया, बाहर का खाना बंद हुआ, तो वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल भी, डबल एज सोर्ड हो गया। वो बेनिफिशियल इसलिए रहा कि प्रेगनेंसी बहुत लो इम्यूनिटी स्टेटस होती है, तो काफी हमारे जो क्लाइंटेल होते हैं उनका वीकेंड पे खाना बाहर काफी होता है। तो हर सेकंड या थर्ड प्रेग्नेंट लेडी डायरिया करके हमारे हॉस्पिटल में आ जाती है, उनको डिस्पाइट ऑफ टेलिंग कि नहीं खाना है बाहर का। तो एक तो अच्छी चीज ये हुई कि होम कुक्ड फूड उनको मिलने लग गया, बट साथ में ये हुआ कि खाना कुछ बहुत ही एलोबोरेटेड खाना, लंच और डिनर होने लगे, तो उनकी ओबेसिटी बढ़ गई। एक्चुअली प्रेगनेंसी में एक सेंसिबल वेट गेन होना चाहिए, पर वेट थोड़ा सा जो बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ने लग गया, वो एक थोड़ा सा इशू हो रहा है। इरिटेबिलिटी, मेंटल स्टेटस जो पेशेंट का है थोड़ा डिस्टर्ब तो हमें लगा, बट दे अपफ्रंटली दे डोंट डिस्कस दैट थिंग विद अस। जी, मेक इन इंडिया का तो पता नहीं कितना कारगर है, कितना चल पा रहा है, लेकिन ये बात सही है कि मेक इन होम जरूर सक्सेसफुल हो गए लॉकडाउन के दौरान, जो हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि एक हुनर जो वो बाहर निकल के आया है, और हर किसी ने खुश है कि उनके हस्बैंड्स ने उनको हेल्प किया पूरे घर में। कोई कपड़े भी धोए, किसी ने झाड़ू पोंछा, और बर्तन का काम लड़के ज्यादा कर रहे हैं घर पर, सो दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। जी बिल्कुल, और एक नई तरह की एक्सरसाइज। मैं एक बात और जानना चाहूंगा डॉक्टर विभा आपसे यहाँ पे
कि अभी भी बहुत सारी जगह लॉकडाउन जैसा ही है, बहुत सारे लोग देखते हैं कि उसे फॉलो भी करते हैं। हमारे साथ चेन्नई से एक गेस्ट जुड़ी हुई है कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है, तो ये बताएं कि हम वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो खासकर महिलाओं को इस पीरियड में किस तरह का ध्यान रखना है? देखिए, जैसे जयपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पे काफी जो योगा टीचर्स होते हैं ना, दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। आपके लिए ये सवाल चेन्नई से आया, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई है। अगर ये चीज जयपुर में अवेलेबल है तो चेन्नई में भी होगा, अगर ये चीज जयपुर में अवेलेबल है तो वहां पे भी होगा। ऑनलाइन योगा क्लासेस, एंटीनेटल योगा क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही हैं ऑनलाइन, और हम लोगों के पास भी वो लोग लिंक भेजते हैं कि यू शेयर दिस थिंग विद योर पेशेंट्स, सो दैट देखिए योगा तो हमेशा बहुत अच्छा है, और प्रेगनेंसी में तो हम लोग स्ट्रेचिंग योगा पे ज्यादा जोर देते हैं, और नेचुरली वॉकिंग तो है ही। तो वॉकिंग तो आप घर में कहीं पे भी कर सकते हैं, अपने लिविंग रूम में भी कर सकते हैं वॉकिंग, और जैसे टेरेस वॉक है वो किया जा सकता है। बट हाँ, आप कहीं डेफिनेटली आप गूगल पे डालिए, आपको एक एंटीनेटल योगा इंस्ट्रक्टर मिलेगा जो ऑनलाइन वेबिनार करके या ऐसे करके या डेली 1 घंटा घर पे ही पेशेंट को एक्सरसाइज एंटीनेटल योगा करवा रहे हैं। वो बहुत बेनिफिशियल चीज है। वैसे तो घर की सफाई में भी सारी एक्सरसाइज छिपी है, आप झाड़ू पोछा कर से जंपिंग करके आप झाड़ू से पंखे साफ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, झाड़ू पोछे से अच्छी तो कोई एक्सरसाइज नहीं है। दैट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज, स्पेशली थाइज एंड एब्डोमिनल मसल्स के लिए, एंड प्रेगनेंसी में ऑल टुगेदर इट इज अगेन वेरी गुड एक्सरसाइज। जिनको कलाइयां ज्यादा घुमाने का है कि एक्सरसाइज नहीं, वो कपड़े धो सकते हैं, ये भी मुझे लगता है कि एक एक्सरसाइज का पार्ट है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अभिरामी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पेशेंट से सबसे नजदीक आप लोगों का वास्ता रहता है, रेजिडेंट का। इस पूरे का उसका टाइम का अगर हम देखें, आपके फ्रेंड्स भी हैं, सीनियर्स भी होंगे आपके साथ, ये मुझे लगता है कि जन टीवी का भी और आपके भी लिए कहूंगा सौभाग्य की बात है, इतने सीनियर्स आपके साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त। पहले भी सुना होगा कि कोरोना में चैलेंजिंग तो था, इसमें कोई डाउट नहीं, चैलेंज भी एक अलग तरह का रहा। इसके कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्ट मुझे बता सकती है कि यहाँ हमारे जो रहा पूरा ये टाइम, इसमें ये हमारे लिए पॉजिटिव रहा और ये थोड़ा नेगेटिव भी रहा? तो पहले तो पॉजिटिव, अगेन क्यूरियोसिटी, एक आई थिंक क्यूरियोसिटी एक स्टिमुलस होती है ना, सबको क्यूरियस होना चाहिए, ऐसे क्यूरियोसिटी हेल्प्स अस लर्न मोर, तो वो दैट वाज डेफिनेटली पॉजिटिव। एजुकेशन पॉजिटिव था, मतलब ये कोरोना लेकर हिस्ट्री पढ़ना था, सार्स कोवी इन 2003, देन मर्स इन 2000 I think 8, so it all helps, like पढ़ने में it was very helpful, curiosity it was helpful, and how to treat that patient. ये PPE kit आपको तो पता है, personal protective equipment, so that was very fascinating. ये कैसे mechanism कैसे work करता है, वो लगाने के लिए तो minimum 5 to 10 minutes लगा होता है, and to wear it you sweat, when you get out of it you sweat a lot, but again वो भी so that was very positive, like you know we wanted to know why suddenly इतना PPE kit, everybody was like 95 क्या है, N95 क्या है, तो वो सब उसके ऊपर जानने में it was really very informative, and and the capacity like for us to be able to help so many people, that वो एक positive attitude था, so that also helped us being optimistic. So I think these were the positives, and obviously हमारा batchmates, they became our family, our seniors became our family, our professors became our family, क्योंकि हम सब एक मतलब doctors की तो we are like sailing in the same boat, and that kept us all together. Negative चीजों बताने तो पहले तो emotional stress वो तो था, यार क्या होगा, तो मतलब like I have friends who are localites, मतलब जयपुर की रहने वाले हैं, बट वो घर जाने डरते थे क्योंकि उनके घर में मतलब मम्मी पापा को कुछ ना कुछ होती थी, या नाना नानी को कुछ, so they were very scared, and that was very emotionally grueling for them. And for me example, I was scared for my parents क्योंकि it's a pandemic, right? ये situation तो like all over the country, all over the world, तो वहाँ पे मम्मी पापा ठीक है क्या, वो concern तो था. And then खुद की मतलब personally I can say I was not worried, क्योंकि India is a population where 80% are young, only 20% are the elderly. I just had the goal, I need to help as many people as I can, because मुझे पता था मेरा खुद दोस्त पॉजिटिव आ चुके हैं, आज उनका प्लाज्मा ले रहे थे and all that, and that was scary actually. But again, तो पॉजिटिव डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की काम करना पड़ता है, तो वो सब
bahar rakhe, dur rakhe, and we had to do what we had to do. I guess that was the most negative thing, like, you know, the emotional part of the whole crisis was very thing. And also PPE पहनने में यार इतना मतलब it sweat so much, so that was really, yeah, I could say that was a negative because stuffy हो जाते हैं, respiratory like distress हो जाते हैं. So yeah, but again it's all a part of the game and we enjoyed playing it. Yeah. जी डॉक्टर गौतम सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीजें, क्योंकि ये महामारी है, इसके बाद में स्थितियां बदलेंगी। हम सभी लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ नहीं, अब ये कब तक रहेगा, क्या रहेगा। लॉकडाउन के बाद आपको चेंजेस आ रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा नॉर्मल हो रहे हैं लोग, मानसिकता भी थोड़ी बदल रही है, क्या अभी भी कुछ डर जैसा कुछ लग रहा है आपको, या किस तरह की सावधानी की आवश्यकता है? एक प्रमुख चीज जो मैं देख रहा हूं कि अभी थोड़ा सा लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो 20-25% था वो 50% 60% तक हो गया ओपीडीज का। Fear of corona has reduced in comparison to lockdown period, लेकिन फिर भी लोगों को डरे रहना बहुत आवश्यक है। 3 लेवल पर मैं इसके पोस्ट लॉकडाउन इफेक्ट देखता हूं। एक तो पर्सनल लेवल पे, एक फैमिली लेवल और इंटरपर्सनल लेवल पे, और तीसरा मैं कम्युनिटी लेवल पे इसको देख रहा हूं। तो पर्सनल लेवल पर जो लोगों का इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो तो हमें ये समझ के चलना चाहिए कि वी हैव टू लिव विद दिस, और हम अपनी लाइफस्टाइल में इस तरह के परिवर्तन लाएं कि हम अपने सेल्फ मैनेजमेंट को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बना सकें। उसके लिए बहुत सारी चीजें, कुछ सुझाव लोगों ने बात की है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, वॉक, ये सब चीजें अपने लाइफस्टाइल में ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। दूसरा, ये जो एडिक्शन ऑफ द स्मॉल स्क्रीन, इसको मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में देख रहा हूं। अभी इंटरनेट एडिक्शन को बीमारी की श्रेणी में डायग्नोजेबल डिजीज के रूप में लिया गया है। अब चूंकि ये अकेले में लोग रहते हैं और कोई काम करने को नहीं होता, तो इंटरनेट एडिक्शन, स्मॉल फोन एडिक्शन, ये एडिक्शंस बहुत होने वाले हैं, और इसके लिए अपने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन एडिक्शन में ब्रेन में वही चेंजेस होते हैं जो कि एक व्यक्ति के ड्रग अब्यूज के बाद जो चेंजेस होते हैं, और ड्रग एडिक्शन में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे न्यूरॉन्स में होते हैं, और उसी तरह के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें इसके लिए भी लोगों को डिटॉक्स करना पड़ेगा। ये बिहेवियरल एडिक्शन के रूप में आ रहा है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि जहां बहुत ही आवश्यक है वहां आप स्मॉल स्क्रीन का यूज करें। बाकी बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे कैरम है, कार्ड्स हैं, चेस है, या और मेंटली अराउजिंग एक्टिविटीज हैं, बच्चों के साथ स्टोरी शेयरिंग है, ये सब चीजें फैमिली लेवल पे की जा सकती है। कम्युनिटी लेवल पे हमें और ज्यादा आवश्यकता है। ज्यादा लोगों को हम बर्थडे पार्टीज में, मैरिज एनिवर्सरीज पे या फिर अन्य फंक्शंस में नहीं बुलाएं। उनको टेलीफोनिकली हम शुभकामनाएं दें जब तक ये कोरोना का पेंडेमिक खत्म नहीं हो जाता है। और उसके अलावा कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बचाने के लिए जो भी स्टेप्स हम ले सकते हैं वो हमें लेना चाहिए। हॉस्पिटल्स को खास तौर से पोस्ट पेंडेमिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट अपने आप में बहुत जरूरी है। मैं अपने हॉस्पिटल में, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, अपनी दूसरी पारी खेल रहा हूँ। पहले गवर्नमेंट जॉब में पूरी तरह से, तो गवर्नमेंट जॉब में था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हमारे ओपीडी शुरू होने से पहले पूरा हमारा सैनिटाइजेशन ओपीडी का होना चाहिए। 1 मीटर डिस्टेंसिंग पर हमारी एक पेशेंट और उसकी फैमिलीज बैठनी चाहिए, जो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। एवरी 4 आवर हाइपोक्रोमिक एसिड से सैनिटाइजेशन एवरी 4 आवर्स ओपीडीज में होना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उस प्रोटोकॉल में करना बहुत जरूरी है, तो फॉलो करना बहुत आवश्यक है। मैं माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शकों के कॉल भी हमें बीच बीच में सुझाव दे रहे हैं। हम उन्हें ऑन एयर नहीं कर सकते, बट चेन्नई में भी देख करके और डॉक्टर विभा जी से जो सवाल किया, आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं जन टीवी परिवार और दर्शकों की ओर से। और निश्चित रूप से आज अगर भारत में मृत्यु दर कम है तो उसका सबसे बड़ा कारण डॉक्टर्स। अगर कहते हैं कि इम्यूनिटी हमारी है, इस वजह से मृत्यु दर हमारे यहाँ कम है। मृत्यु दर कम करने, इम्यूनिटी के लिए भी आप लोगों के वो सॉल्यूशंस, आप लोगों ने वो जो खान पान
या टीके या जो भी वैक्सीनेशन, जो भी सब कुछ रहा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे, उसकी पृष्ठभूमि में डॉक्टर जरूर है। और यही वजह है कि आज हमारा आत्मविश्वास, भरोसा उसे लोग देखते हैं। और जब भी कभी अगर रिसर्च होगी, स्कॉलर्स बहुत सारे आएंगे, तो निश्चित रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में जरूर देखेंगे ऐसा क्या रहा कि भारत में इतना घनत्व होने के बावजूद भी पॉपुलेशन का मृत्यु दर कम रही। हमसे काफी विकसित राष्ट्र, उनके यहाँ पे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस जंग में काफी आगे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों के भरोसे ये हिंदुस्तान ये जंग जरूर जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुशल भारत की पहचान